वेलकम टू कॉमर्स जॉब एकेडमी वे, जहां कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई और जॉब की टेंशन खत्म होती है। डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। दोस्तों, भारत में ना कभी कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो देश का पूरा भविष्य बदल देते हैं, अच्छा भी और कभी कभी बुरा भी। और अब एक ऐसा ही बहुत बड़ा फैसला हमारे सामने खड़ा है जो हमारे लोकतंत्र, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक नया बिल, एक नया प्रस्ताव भारत को सीधा सीधा नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई में खड़ा कर रहा है। अगर ये लागू हो गया ना, तो नॉर्थ इंडिया के राज्यों को तो मिलेगी जबरदस्त पॉलिटिकल पावर और साउथ इंडिया के राज्यों का असर वो काफी कम हो जाएगा। तो आखिर ये पूरी बहस है किस बारे में? भाई, चल क्या रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, डीलिमिटेशन। हिंदी में कहें तो परिसीमन। अब ये डीलिमिटेशन क्या बला है? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है चुनावी सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाना। ऐसा हर जनगणना यानी सेंसस के बाद किया जाता है। क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि हर सांसद, हर एमपी लगभग बराबर संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट करें। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस पूरी कवायद के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में भी लिखा है, 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि चाहे आप दिल्ली में वोट करें या चेन्नई में, आपके वोट की ताकत, उसकी वैल्यू एकदम बराबर होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है तो आज इस पर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा हो गया है? वही बवाल क्यों मचा है? इसका जवाब छुपा है 50 साल पुराने एक फैसले में। हुआ ये कि 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सीटों के बंटवारे पे रोक लगा दी, एक फ्रीज लगा दिया। वजह? वो जनसंख्या कंट्रोल को बढ़ावा देना चाहती थी। फिर साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उन्होंने इसी फ्रीज को और 25 साल के लिए यानी 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया। दोनों ही सरकारों का तर्क बड़ा सीधा था कि जिन राज्यों ने मेहनत करके अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो अब जब ये फ्रीज 2026 में खत्म होने वाला है तो क्या होगा? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स भारत का पॉलिटिकल मैप कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। सरकार का प्लान है लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब करीब 850 कर दिया जाए। हाँ, आपने सही सुना, 850। ये एक बहुत बड़ा जंप है। चलिए पहले देखते हैं कि आज की तारीख में संसद में पावर बैलेंस कैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हिंदी बेल्ट है उसका हिस्सा करीब 38% है और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका हिस्सा है लगभग 24%। आप देखिए असली खेल। इस स्लाइड में जो दिख रहा है ना, वो वाकई चौंकाने वाला है। नए प्रस्ताव के बाद हिंदी बेल्ट का हिस्सा बढ़कर 43% हो जाएगा और वहीं दक्षिण भारत का हिस्सा घटकर सिर्फ 21% रह जाएगा। मतलब पावर शिफ्ट बिल्कुल साफ दिख रहा है। और जब हम इसे राज्यों के लेवल पर देखते हैं ना, तो ये बदलाव और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, जहां आज 80 सीटें हैं, वहां बढ़कर करीब 140 सीटें हो सकती हैं। सोचिए, अकेले यूपी में लगभग 60 सीटों का इजाफा। और दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य जिन्होंने अपनी आबादी पर शानदार काम किया, उनकी सीटें 59 से घटकर सिर्फ 47 रह सकती हैं। ये तो पूरा खेल ही पलट देगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव होगा तो बहस तो होगी ही, और एक बहुत तीखी राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये एक जरूरी सुधार है या फिर पॉलिटिकल पावर हथियाने का एक तरीका? सरकार का कहना है कि देखिए, ये सब कुछ महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है, जो इतने सालों से अटका पड़ा है। लेकिन विपक्ष का आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये महिला बिल तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो चुनाव से पहले बिना किसी से बात किए पावर को सेंट्रलाइज करना है। तो विपक्ष के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, कि ये उन साउथ के राज्यों को सजा देने जैसा है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में इतना अच्छा काम किया। दूसरा, कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही गुपचुप तरीके से हो रही है, ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग, ना कोई पब्लिक डिस्कशन। और शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ये फैसले लेगा, उसके फैसलों को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर। तो क्या इसका कोई और रास्ता है? हाँ, एक्सपर्ट्स ने कुछ और रास्ते भी सुझाए हैं। एक ऑप्शन है कि अभी जो सीटों का अनुपात है उसे ही बनाए रखा जाए। दूसरा, राज्यसभा को और मजबूत किया जाए, जैसे अमेरिका में सेनेट है, जहां हर राज्य को बराबर की सीटें मिलती हैं, आबादी चाहे जितनी भी हो। और तीसरा, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें सिर्फ आबादी नहीं
बल्कि राज्य की आर्थिक तरक्की यानी जीडीपी को भी गिना जाए। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या एक लोकतंत्र में किसी राज्य की आवाज का पैमाना सिर्फ उसकी आबादी हो सकती है? क्या एक व्यक्ति एक वोट ही सब कुछ है, या एक राज्य एक आवाज भी उतना ही जरूरी है? भारत का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इस सवाल का क्या जवाब चुनते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।